तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे अष्टांग हृदय के फर्स्ट चैप्टर के पार्ट सेकंड के बारे में। इससे पहले पार्ट फर्स्ट में हमने बात करी थी कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, उसके अलावा आयुर्वेद का अवतरण मतलब ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा जो है वो किस तरह से है, और उसी के साथ साथ जो दोष है वो कौन कौन से बताए गए हैं, इन सब के बारे में हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर जो है वो दोस्तों बात करती है। आज की वीडियो में जो पार्ट सेकेंड है उसके अंदर हम देखेंगे कि धातु एवं मलु का धातु और मल जो है वो कौन कौन से बताए गए हैं। दोस्त धातु मलु की वृद्धि और क्षय का कारण जो है वो आयुर्वेद में क्या बताया गया है। रस और रसु के प्रकार जो है वो क्या है, और रसु का वातादि दोषों पर प्रभाव, द्रव्य के वीर्य और विपाक के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। और सबसे पहले देखते हैं कि दोस्तों धातु एवं मलु का वर्णन। तो इसमें जो आयुर्वेद में धातु बताई गई उसकी अगर अपन बात करें, आपको याद रखना है रस, रक्त, मांस, मेदो, अस्थि, मज्जा, शुक्राणी धातु, सप्त दुष्या, मला, शुक्र, शकृत, स्वेदोयपि च। मतलब आचार्य चरक ने बताया है कि जो आयुर्वेद है उस आयुर्वेद के अंदर टोटल मिलाकर के 7 प्रकार की धातु जो है वो आचार्य चरक ने चरक संहिता में बताई है। जिसकी अगर अपन बात करें तो जो दुष्य है, मतलब जो शरीर के दुष्य हैं जिनको धातु को अपन दुष्य भी बोलते हैं, तो वो दुष्य कौन कौन से बताएं, तो उनकी टोटल संख्या जो 7 है वो है कि रस, टोटल संख्या जो 7 बताई गई, टोटल संख्या जो 7 बताई है दोस्तों वो है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये टोटल मिलाकर के 7 जो है वो क्या बताए गए, धातु बताए गए। अगर मलु की बात करें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के मल ही जो है वो आयुर्वेद में बताए गए हैं। मूत्र, पुरुष और स्वेद, जिसको अपन पसीना बोलते हैं, वो बताया गया है। इसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं कि दोष धातु एवं मलु की वृद्धि और क्षय का कारण। मतलब जो दोष है वात, पित्त, कफ, उसके अलावा धातु जो कि शरीर के सप्त धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, और मल जो कि मूत्र, पुरुष और स्वेद है, इनकी वृद्धि मतलब इनकी जो है वो शरीर में वृद्धि कब होती है और किन किन कारणों से इसके कोज जो है वो क्या क्या हो सकते हैं, किन किन कारणों की वजह से जो इनकी वृद्धि होती है और किन किन कारणों से इसका सही होता है, इसके बारे में अगर अपन बात करें तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि एक छोटी सी लाइन लिख रखी है कि समान गुणधर्मों वाले पदार्थों का सेवन करने से वृद्धि होती है और विपरीत गुणधर्मों वाले पदार्थों का सेवन करने से सही होता है। मतलब समान जो है समान को बढ़ाता है और विपरीत जो है वो उसका क्या करता है, ह्रास करता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर अपन बात करें दोस्तों तो एग्जाम्पल है कि रुक्स गुण वाले पदार्थों का सेवन करने से वात दोष की वृद्धि होती है। जैसे मान लो कि कोई भी द्रव्य है, उस द्रव्य का गुण जो है वो क्या है, रुक्स, और उस रुक्स गुण के द्रव्य को यदि अगर आप सेवन करते हो तो सेवन करने से वात दोष की जो है वृद्धि होती है। वात दोष की वृद्धि क्यों हो रही है, क्योंकि पिछली वीडियो में जब हमने देखा था तो वात दोष के गुणों के अंदर अपन ने जो है वो देखा था कि लघु, रुक्स, सूक्ष्म, चल, अनिल, ये सारे जो अनिल मतलब कि वायु के जो गुण बताए गए हैं उसमें एक रुक्स गुण भी आ रहा है। अब रुक्स की क्या करेगा, वृद्धि करेगा। जब रुक्सता से युक्त इस द्रव्य को सेवन किया जाएगा तो वो शरीर में जाकर के रुक्स गुण वाला जो भी दोष है उसकी क्या करेगा, वृद्धि करेगा। उसी तरह से अगर मान लो कि मधुर गुण वाले पदार्थों का सेवन कोई भी व्यक्ति करता है तो उसकी वजह से कफ दोष की क्या होती है, वृद्धि होती है। अब मधुर गुण वाले द्रव्य का सेवन करने से क्या होगा, कफ दोष की अगर वृद्धि हो रही है तो दूसरे का क्या होगा, ह्रास होगा, जिससे वात दोष की क्या होगी, कमी होगी। श्लोक जो है वो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है कि सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम हास्यतु विशेषस्य प्रकृति रूपस्य तु। सामान्य और विशेष की परिभाषा में बताया कि सदा, सर्वदा का मतलब क्या है, सदा, सर्वभावना मतलब कि सभी भावों की वृद्धि करने वाला जो है वो क्या कहलाता है, सामान्य कहलाता है। और हास मतलब किसी भी पदार्थ की कमी का जो कारण है वो कारण क्या बताया गया है, विशेष को बताया गया है। इस आयुर्वेद शास्त्र में सामान्य और विशेष दोनों की प्रवृत्ति की जाती है, अर्थात इन दोनों की प्रवृत्तियाँ क्रिया से दोष धातु एवं मलु की वृद्धि और ह्रास होता है। मतलब सामान्य और विशेष के सिद्धांत के आधार पर ही जो है वो शरीर में उपस्थित जो भी दोष है, जो भी धातु है और जो भी मल है, इनकी क्या होती है, वृद्धि होती है, और इन्हीं का जो है सही भी इनके इस सिद्धांत के अनुसार ही जो है वो होता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि आयुर्वेद में रसों की संख्या जो है कितनी बताई गई, कौन कौन से रस है और कौन से रस का दोष पर जो है क्या, कौन से रस का कौन से दोष पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब के बारे में अब देखते हैं। दोस्तों ये आपके लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ साथ आने वाले सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और यहाँ तक कि फाइनल ईयर में भी जब आप चिकित्सा को पढ़ते हो, हर एक व्याधि की चिकित्सा पढ़ते हो, तो उस दौरान भी आपको बहुत हेल्प करता है। तो इस कंसेप्ट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आयुर्वेद शास्त्र में कुल 6 प्रकार के रसों का वर्णन मिलता है, जिसकी अगर अपन बात करें तो उनमें है कि रस, रसा, स्वाद, अम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण, कषाय का षड द्रव्यम आश्रित अस्ते च यथा पूर्व बलावहा। मतलब आयुर्वेद शास्त्र में जो रसों की संख्या टोटल 6 बताई गई वो कौन कौन से, स्वाद है, स्वाद का मतलब मधुर या मीठा जिसको अपन बोलते हैं वो, अम्ल मतलब कि जो खट्टा होता है उसको बोलते हैं, और लवण मतलब कि जो नमकीन है उसको बोला जाता है, और तिक्त रस कौन सा, जो कि नीम और चिरायता जो
प्लांट है उनमें पाया जाता है, उसको अपन तिक्त रस बोलते हैं। उष्ण, उष्ण का मतलब क्या है, कटु जो कि काली मिर्च में होता है, और उसी के साथ साथ कसाई जो कि कसेला जो कि हरी तिक्की का गुण होता है। तो टोटल मिलाकर के जो है वो 6 रस बताए गए, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय। आयुर्वेद में इन 6 रसों का जो है वर्णन मिलता है टोटल मिलाकर के। ये सभी रस भिन्न भिन्न द्रव्यों में पाए जाते हैं। अब किसी एक द्रव्य में अगर अपन बात करें, जैसे हरी तिक्की में जो है कसाय रस है, तो उसी तरह से अगर अपन मधुर द्रव्य की बात करें तो मधुर द्रव्य किसी दूसरे, जो मधुर रस जो है वो किसी दूसरे द्रव्य में होगा। उसी तरह से अम्ल रस जो है किसी दूसरे द्रव्य में होगा। तो हर एक अलग अलग द्रव्य में जो है वो अलग अलग रस उपस्थित होते हैं। ये रस अंत की ओर से आगे की ओर बलवर्धक होते हैं, अर्थात मधुर रस सबसे अधिक बलवर्धक होता है और इसके बाद सभी रस जो उत्तरोत्तर बलनाशक होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपको समझाने के लिए जो थोड़ा सा चार्ट टाइप का बना रखा है वो है कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय, टोटल मिलाकर के 6 रस जो है वो आयुर्वेद में बताए। इनमें अगर अपन छठे से पाँचवें की तरफ, पाँचवें से चौथे की तरफ, मतलब कि नीचे से अगर ऊपर की तरफ चलते हैं तो इनका बल जो है, मतलब इनकी बल की अगर अपन बात करें, कार्य करने का जो सामर्थ्य है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। मतलब सबसे अधिक ताकतवर होगा या फिर सबसे ज़्यादा जो है बल को बढ़ाने वाला होगा, या फिर शरीर में मान लो कि कोई कमज़ोर व्यक्ति है, अगर उसको शरीर का बल बढ़ाना है तो उसको मधुर रस जो है वो अधिक मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो बल के बढ़ते हुए क्रम, मतलब कि छठे से पाँचवें की तरफ, पाँचवें से चौथे, चौथे से तीसरे, दूसरे और पहले की तरफ जाते जाते बल जो है इनका लगातार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। सबसे कम ताकतवर जो है वो कसाई रस को बताया, और सबसे अधिक बलवर्धक या फिर बल कारक जो है किसको बताया, मधुर रस को बताया। एग्जाम्पल के रूप में अगर अपन बात करें तो वो है कि शारीरिक बल की, मान लो कि किसी व्यक्ति को वृद्धि करनी है। अब जैसे मान लो कोई कमज़ोर व्यक्ति है, अब कमज़ोर व्यक्ति चाहता है कि वो हष्ट पुष्ट हो, है ना, उसके शरीर के बल की जो है क्या हो, वृद्धि हो। तो इसके लिए उसको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले जो है वो अधिक मात्रा में लवण रस की जो है वो सेवन करना, लवण रस का सेवन जो है शुरू करना चाहिए। उसके बाद में उसको बढ़ाते हुए अम्ल रस का, और अम्ल के बाद में जो उसका मधुर रस जो है वो अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। मतलब कि पहले लवण, फिर अम्ल, और उसके बाद में मधुर रस जो है सेवन करना। इसी तरह से मान लो कि किसी व्यक्ति को जो है शरीर का बल कम करना है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उसके शरीर में जो है वो, है ना, कफ दोष जो है वो अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ है। तो कफ जो है वो अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में उसको क्या करना चाहिए कि कर्म से जो है 4, 5 और 6 नंबर के रस का सेवन करना, मतलब कि कटु, तिक्त और कसाई रस का सेवन करना चाहिए। उसके बाद रसों का वात आदि पर प्रभाव की अगर अपन बात करें तो रसों का वात आदि पर प्रभाव जो है दोस्तों वो क्या है कि उनमें से प्रथम तीन कौन कौन से, मधुर, अम्ल और लवण। ये मधुर, अम्ल और लवण जो है वात दोष को नष्ट करते हैं। मतलब मधुर, अम्ल और लवण जो है वात का क्या करेंगे, सही करते हैं, जबकि यही मधुर, अम्ल और लवण जो है कफ की क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि अगर एक चीज़ कम हो रही है मतलब दूसरी चीज़ जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ेगी इसे। अब दूसरी बढ़ रही है इसी वजह से, तो पहले कम हो रही है ना, तो एक कम हो रही है तो आपको समझ जाना है कि दूसरी अपने आप क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पर अगर वात दोष की अगर कमी हो रही है, मतलब वात दोष का सही हो रहा है, तो इसका मतलब कफ दोष की जो है क्या करेंगे, ये वृद्धि करेंगे, क्योंकि दोनों के गुण जो है वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। इसलिए एक की अगर कमी होगी तो दूसरे की ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो मधुर, अम्ल और लवण जो है वात दोष की क्या करते हैं, कमी करते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वात दोष का सही करते हैं और कफ की जो है क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। उसी तरह से कटु, तिक्त और कसाई जो है वात की क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, और कफ की क्या करते हैं, कमी करते हैं। उसी तरह से दोस्तों दूसरा, तीसरा और चौथे नंबर का जो रस है, अम्ल, लवण और कटु, ये पित्त की क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। उसी तरह से पहला, पाँचवा और छठा, मतलब कि मधुर, तिक्त और कसाई रस जो है क्या करते हैं, पित्त का सही करते हैं। तो दोस्तों ये जो रस वाला कंसेप्ट था ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आना भी चाहिए, क्योंकि आने वाले जो भी सेकेंड ईयर होगा, थर्ड ईयर होगा, और यहाँ तक कि फाइनल ईयर भी होगा, तो उसमें जो है आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि द्रव्य का वर्गीकरण। तो आयुर्वेद में जो है वो विधि भेद से द्रव्य 3 प्रकार के बताए गए। एक तो ऐसे द्रव्य जो कि वात आदि दोषों का क्या करते हैं, समन करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, सामक द्रव्य बोलते हैं। और जो प्रकोप करते हैं, मतलब वात आदि दोषों को बढ़ाने का काम करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, प्रकोपक द्रव्य बोलते हैं। और स्वस्थ हित या स्वस्थकर द्रव्य, मतलब कि ऐसे द्रव्य जो कि स्वास्थ्य के लिए हितकारी होते हैं, जो कि ना तो वात दोष को बढ़ाते हैं, ना ही वात दोष को बढ़ाते हैं, ना ही पित्त दोष को बढ़ाते हैं, ना ही कफ दोष को बढ़ाते हैं, और उसी तरह से ना ही वात, पित्त और कफ की जो है क्या करते हैं, वो कमी करते हैं, मतलब सही करते हैं, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने का काम करते हैं। वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, स्वस्थ हित या स्वस्थकर द्रव्य कहलाते हैं। सबसे पहले अगर सामक द्रव्य की बात करें तो वो है कि उसमें अगर अपन सामक द्रव्य की बात करते हैं तो तेल, घृत और मधु। जब वात, पित्त और कफ की आप चिकित्सा पढ़ोगे, इसी चैप्टर में आगे मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें देखो श्लोक आता है दोस्तों, तो उसमें तेल, घृत और मधु का जो वातादि दोषों को समन चिकित्सा के अंदर जो प्रयोग है उसके बारे में बताया। तो तेल जो है वात का समन करता है, घृत जो है वो पित्त का समन करता है, और मधु जो है कफ का समन करता है। तेल, घृत और मधु क्या है, द्रव्य है, और इनके द्वारा किसका, वात, पित्त और कफ, इन तीनों का क्या किया जा रहा है, समन किया जा रहा है। इसीलिए तेल, घृत और मधु इन तीनों को जो है क्या बोलते हैं अपन, सामक द्रव्य बोलते हैं।
उसी तरह से दोस्तों अगर अपन बात करते हैं प्रकोपक द्रव्य की, तो मांस जिसको अपन उड़द बोलते हैं और दधी, ये क्या करते हैं शरीर में जो दोष है उन दोषों की क्या करते हैं वृद्धि करते हैं। उसी तरह से जो स्वास्थ्य को बनाए रखने का काम करते हैं उनकी अगर अपन बात करते हैं तो रक्तशाली मुदंग या मूंग जो है ये शरीर को बनाए रखने का काम करते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि वीर्य का वर्णन, और उसके बाद ये देखेंगे विपाक का वर्णन। तो वीर्य की अगर अपन बात करें तो द्रव्य में जो भी गुण है तो उस कंडीशन उसका जो वीर्य होगा वो कैसा होगा, शीत वीर्य होगा। और अगर मान लो कि उसमें उष्ण गुण है तो उसका वीर्य जो है क्या हो जाएगा, उष्ण वीर्य हो जाएगा। तो द्रव्य में शीत गुण तथा उष्ण गुण की अधिकता से 2 प्रकार का वीर्य माना गया। विपाक का वर्णन, भले ही कोई द्रव्य किसी रस से युक्त हो क्यों न हो, उसका विपाक 3 प्रकार का हो सकता है, मधुर, अम्ल और कटु। मतलब 3 प्रकार का विपाक जो है वो बताया गया है, मधुर विपाक, अम्ल विपाक और कटु विपाक। ठीक है, तो आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक देखते हैं, वो है द्रव्य के गुणों का वर्णन। तो जो भी द्रव्य है उन द्रव्य में कौन कौन से गुण हो सकते हैं। वैसे तो टोटल मिलाकर के 40 प्रकार के गुण जो है वो बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पे अगर अपन मुख्य रूप से द्रव्य में जो है गुरुवादी गुण ही उपस्थित होते हैं जो कि 20 प्रकार के होते हैं, उनके बारे में ही देखेंगे। तो दोस्तों ये श्लोक आपने पहले भी पढ़ा है, जब पदार्थ विज्ञान की वीडियो चल रही थी तो उस टाइम पर मैंने इसके बारे में आपको बताया था, और विस्तार में जो है वहाँ पर अपने गुण वाले जो चैप्टर था, गुण वाला जो चैप्टर उसमें देखा था, गुरुवादी गुणों के अंतर्गत इनके बारे में विस्तार से देखा था। आप उसके बारे में जो है वो जाकर के वहाँ पर पढ़ सकते हो, देख सकते हो उस वीडियो को भी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर बस नाम देख लेते, थोड़ा सा ऊपर से जो रिवाइज कर लेते हैं। गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, संलक्षण, शांद्र, मृदु, स्थिरा, गुणा, सूक्ष्म, विस्ता, विसंति, सविपर्याय। द्रव्य के गुणों का वर्णन, द्रव्य में परस्पर विपरीत ये 10 गुण जो पाए जाते हैं। मान लो कि किसी एक द्रव्य में गुरु है तो गुरु का विपरीत क्या होगा, लघु। मंद है तो मंद का विपरीत क्या होगा, तीक्ष्ण। शीत का विपरीत जो उष्ण। स्निग्ध, रुक्ष, संलक्षण, खर, शांद्र, द्रव्य, मृदु, कठिन, स्थिर, सर, सूक्ष्म, विशद और पिच्छ। टोटल मिलाकर के 20 गुण जो है दोस्तों द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि द्रव्य में जो है वो उपस्थित होना बताया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने बात कराया कि द्रव्य के गुणों का गुण जो है वो कौन कौन से, विपाक कितने प्रकार के बताए गए, वीर्य जो है वो आयुर्वेद में कौन कौन से हैं, आयुर्वेद में रसों की संख्या जो है टोटल कितनी है, द्रव्य का जो है वो कितने प्रकार के बताए गए हैं। उसी तरह से जो शरीर में उपस्थित जो रस है, शरीर में उपस्थित जो धातु और मल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी दोस्तों उसमें देखेंगे कि रोग आरोग्य का कारण और भेद जो है वो आयुर्वेद में क्या क्या बताया गया है, रोगों के भेद कौन कौन से हैं और उनके अधिष्ठान जो है आयुर्वेद में क्या बताए गए हैं। उसी तरह से रोग और रोगी की परीक्षा, देश एवं देश के भेद और काल के भेद कौन कौन से, इनके बारे में आने वाले फर्स्ट चैप्टर की जो पार्ट 3 वाली वीडियो होगी उसके अंतर्गत बात करेंगे। थैंक यू सो मच।